हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ चर्चा, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, बनास डेयरी का शिलान्यास, लाखों किसानों को होगा फायदा। आज प्रयागराज पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, अमित शाह 3 विधानसभाओं में करेंगे रोड शो, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किया सम्मानित, उन्नत खेती करने वाले किसानों को दिए ट्रैक्टर, कहा किसान के हित पर बात सभी ने की, काम पीएम मोदी ने कर दिखाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में किसानों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने जैविक और उन्नत खेती करने वाले 11 किसानों को ट्रैक्टर भी बांटे। वहीं सीएम योगी ने कई किसानों को खेती के क्षेत्र में बेहतर करने पर नकद धनराशि भी दी। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। यूपी के हर हिस्से से आए इन किसानों को सम्मानित किया गया। अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में, उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी गणित को सुलझाने के लिए प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह शहर पश्चिमी में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी ने प्रयागराज में मातृशक्ति कार्यक्रम के बहाने प्रदेश भर की महिलाओं और छात्राओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि शाह प्रयागराज में जन विश्वास यात्रा की अगुवानी करेंगे और जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गाजीपुर से निकली जन विश्वास यात्रा आज शाम प्रयागराज पहुंचेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अमित शाह प्रयागराज शहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर बागपत में आने वाली बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि जन विश्वास यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम बड़ौत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के मैदान में रखा गया है, जिसमें एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन होगा। इस जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि होंगे, जो कि कल होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा और जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह गुरुवार को मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में एक्सप्रेसवे को विधिवत रूप से राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। उससे पहले गाजियाबाद के डासना में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन करेंगे, जो पूरे एक्सप्रेसवे पर यातायात से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर और फिर हरिद्वार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए बुधवार को एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में चिपियाना आरओबी पर भी तेजी से काम चलता रहा। यहां पर दोनों पुराने आरओबी की चारों लेन अब यातायात के लिए तैयार है।
एक स्थानीय कोर्ट ने बीकेटी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, साथ ही विवेचना करे और एफआईआर की फोटोकॉपी 3 दिनों के अंदर कोर्ट को भेजे। आपको बता दें कि मामला खुर्शीद की विवादित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन धर्म की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से करने को लेकर है। ये आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने शुभांशी तिवारी की ओर से दायर अर्जी पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाता की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 26 दिन में तीसरी बार लुधियाना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहां वो मुल्लानपुर दाखा में संदीप संधू की तरफ से करवाई जा रही चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रैली रायकोट रोड पर अनाज मंडी में रखी गई है, जिसमें उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी पहुंच रहे हैं। इस रैली में सीएम चन्नी मुल्लानपुर के लिए कई ऐलान भी करेंगे। इसके साथ ही मुल्लानपुर दाखा में ही नए बने बस स्टैंड का उद्घाटन भी करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ये चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। ये घोषणा एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने की है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से इस बारे में ट्वीट कर कहा गया कि कल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हुई बैठक में एलजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथियों ने अपने अपने सुझाव रखे। इन सुझावों के तहत एलजेपी केंद्रीय नेतृत्व में आगामी यूपी चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला लिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी जमीन तैयार करने में लगी हुई है और इसी बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सरकारी और निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। संभावना है कि ये विधेयक आज ही पारित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए 1 घंटे का समय तय किया है। इसके साथ ही ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 सहित 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। दूसरा अनुपूरक बजट भी पारित होने की संभावना है। ऐश्वर्या राय के बाद अब फिल्म स्टार और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बेटे पर भी ईडी शिकंजा कस सकता है। सूत्रों की अगर माने तो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम और बेटे कुश सिन्हा के खिलाफ शिकायत एक जमीन के मामले को लेकर दर्ज की गई है। ये मामला साल 2002 का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता संदीप दबाधे का कहना है कि उनके पिता गोरखनाथ दबाधे ने मुंबई स्थित 60,000 वर्ग फीट जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश और उनकी पत्नी पूनम के नाम 2002 में कर दी। उसके बाद साल 2007 में गोरखनाथ की मौत हो गई। कानून के मुताबिक उस जमीन का मालिकाना हक हमारा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। सूबे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने और गुमराह करके वोट लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा कर रही है और झूठ मूठ का पत्र आरजेआई को लिख रही है, जबकि आरजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हलफनामा दे रखा है कि जब तक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर कोई प्रस्ताव नहीं आता है, तब तक वो किसी जाति को किसी श्रेणी में क्रमबद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी आरक्षण के नाम पर सिर्फ गुमराह करके लोगों से वोट लेने की कवायद कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब गरीब सवर्ण को आरक्षण देना हुआ तो 72 घंटे में 10% आरक्षण दे दिया। ना कोई पत्राचार हुआ, ना कोई कमीशन बैठा। वहीं पिछड़े समाज के निषाद बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, माझी, मझवार, इनको आरक्षण देने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि विधानसभा से प्रस्ताव पास हो, फिर विधान परिषद में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब आरजीआई के पास जाए।
मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित नहीं होंगे। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि आयोग ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में दिए हैं। इससे पहले आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है। बता दें कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन निर्विरोध चुने जाने के बाद भी ना तो प्रमाण पत्र मिलेगा और ना ही विजेता की घोषणा की जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने बताया कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनकी सैलरी रोके जाने को लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि जिन कर्मचारियों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, जिसे लेकर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगानी जरूरी कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से दी गई जानकारी नहीं डालने वाले कर्मचारी की सैलरी नहीं दी जाएगी। हर कर्मचारी को अपने वैक्सीनेशन की जानकारी देनी होगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करने जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि 1 जनवरी 2022 से प्रदेश में नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। दोनों डोज ना लगवाने वाले रोडवेज बसों और ट्रेनों में सफर नहीं कर पाएंगे। देश में ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के केस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ही स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे स्कूल समेत आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि नदिया के कल्याणी में नवोदय केंद्रीय विद्यालय में बच्चे संक्रमित मिले हैं। अब स्कूल के सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। साथ ही यूके में कोविड के एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसका नया वेरिएंट भयानक होता जा रहा है। बता दें कि गुजरात में ओमिक्रॉन के 9 नए केस सामने आए हैं, जबकि देश भर में कोविड ओमिक्रॉन के 238 केस सामने आए। बिहार में अगले 48 घंटे तक ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि रात के तापमान में गिरावट नहीं होने से ठंड का असर नहीं दिखेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपर बने उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम शुष्क और स्थिर बना रहेगा। बता दें कि बिहार में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अब 48 घंटे के बाद तापमान में गिरावट होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अयोध्या पहुंचे बिहार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव पिछले चुनाव में भी गठबंधन के साथ मैदान में थे। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को देखा है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए विकास को देख रही है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। जरा याद करिए, सपाइयों के समय में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, जरा याद करिए। एक बार तो मायावती ये नारा देकर सत्ता में आई थी कि सपा के गुंडों के खिलाफ उनको हटाने के लिए हमको अवसर दीजिए, और जब मायावती सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ कि अब हाथी वाले लोग उत्तर प्रदेश के अंदर विनाशकारी भूमिका में आ गए, और उस सब को उत्तर प्रदेश की जनता किनारे करके भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कल से हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा है। बाबा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता मन से बाबा के समर्थन में है। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इगलास में 30 दिसंबर को होने वाली सपा आरएलडी की सहयोग महासभा के जरिए दोनों पार्टियां शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रूप से महासभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में सपा आरएलडी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सहारे जाट दबदबे वाली इस सीट पर फिर से कब्जा करने की तैयारी में। कल माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ इगलास में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी संयुक्त महारैली का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की कर्म भूमि है और हमेशा से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह साहब की दलित मजदूर किसान पार्टी के समय से ही यहाँ उनका वर्चस्व रहा है। मगर किन्हीं कारणों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म की भावनाओं में भड़का करके हिंदू मुसलमान को लोगों को गुमराह करके इस सीट पर कब्जा किया था। मगर आज पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में इन भाजपा के कुशासन के खिलाफ ये महारैली में जितने लाखों लाख लोग आएंगे वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के समर्पित लोग हैं। कल ये है कि चौधरी साहब का जो जन्मदिन मनाया जाएगा किसान दिवस के रूप में, हमेशा से मनाते चले आए हैं कार्यक्रम। और ये जो है एक अद्भुत होगा और अनोखा ही होगा, जिससे कि जो भाजपा शासन में जितना इन्होंने अत्याचार किए हैं, महंगाई बढ़ाई है और बीजेपी ने जो भी है जो कार्य कराने थे, इन्होंने वायदा जो किया था उसके खिलाफ जनमत इकट्ठा हो रहा है। स्वाभाविक है कि अपने आप जो है आ रहे लोग, कोई वाहन की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सुरक्षा विहार कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब दो पक्षों में आमने सामने से गोलियां चलने लगी। बताया जा रहा है कि लगभग 7 राउंड गोलियां चली, जिसमें एक गोली बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंका को गोली लग गई, जिन्हें तत्काल अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि गोली को निकालने की कोशिश की जा रही है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र में दो पक्षों में गोली चलने का विवाद प्रकाश में आया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है किसी आपसी रंजिश को लेकर गोली चलने जैसी बात आई है सामने। चिकित्सकों द्वारा जो चिकित्साधीन है वो बताया गया है प्रथम दृष्टया ये खतरे से बाहर है एवं इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। ये दोनों पक्षों को अभी दिखवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है और पता करवाया, जैसे इसमें एक महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और दूसरे में राजीव सिंह जी भी हैं, तो दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो टेलीफोन जब इन्हें कराया तो मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो मैंने कि इस तरह की मुझे थ्रेट दे रहा है, बदतमीजी हो सकती है, कोई ना कोई बात हो सकती है, तो मैंने फिर वो वीडियो बनाया, वीडियो तुरंत मैंने वायरल कराया। तो आपकी तरफ से जो गोली चलाई गई थी वो गोली लगी है उनकी? हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चली है, गोली उसी की तरफ से चली है। तो क्या उन्हीं की गोली उनको लगी है? अब उनकी गोली कौन को लगी है ये तो जांच का विषय, कौन की गोली कौन को लगी है। मैं तो बन्ना देवी थाने में हूँ। हम तो पहले कप्तान साहब के पास पहुँचे, फिर बन्ना देवी आए अपनी बात बताने के लिए, अपनी तहरीर देने के लिए और डॉक्टरी कराने के लिए। चौक बेटे की गोली लगी है टांग में। अच्छा, उनके भी गोली? हाँ, वो मेडिकल गया है अभी। गोली लगने का मामला है, कमर में गोली लगी है और जो बाएं पैर की नस है उसे डैमेज किया है। बाकी मरीज अभी स्टेबल है। कितनी गोली लगी? एक गोली लगी। कौन है जो आपके यहाँ हॉस्पिटल में आया है? ये महेंद्र सिंह है, पेराई के रहने वाले हैं। यूपी के अलीगढ़ जिले में आरएलडी के युवा प्रदेश महासचिव की ओर से बीजेपी के खिलाफ विवादित पोस्टर वॉर शुरू किया गया है। बीजेपी के खिलाफ शुरू गए विवादित पोस्टर वॉर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिलमजीवी बताया गया है। इसके साथ ही विवादित पोस्टर में लिखा गया है कि 2022 में अखिलेश और जयंत प्रदेश की कमान संभालेंगे, जबकि आरएलडी प्रदेश महासचिव का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोगों का काम सत्ता संभालना नहीं है। देखिए, 23 तारीख में जो माननीय अखिलेश यादव जी जयंत जी की संयुक्त सभा होनी है, उसके उद्देश्य से लगाए गए हैं और अब पब्लिक को आह्वान किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचिए। क्या लिखा है उस पर पोस्टर पर? पोस्टर पर ये लिखा है कि आप प्रदेश को संभालेंगे माननीय अखिलेश और जयंत, और बाकी जो लोग हैं वो 2022 के बाद फूकेंगे चिलम। इस तरीके से है। चिलम का क्या मायना? चिलम का मायना ये है कि प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है वो नागरिक की सुरक्षा के लिए है, रोटी कपड़ा मकान के लिए है,
यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए है। लेकिन प्रदेश में ऐसे लोग विराजमान हैं जो इन चीज़ों को महत्व न देते हुए फालतू की बातें करते हैं, जैसे कि नशे की हालत में है, जैसे कहते हैं कि हम ठोक देंगे। और पश्चिम बंगाल की रोड्स, अमेरिका के फैक्ट्री और अपने यहाँ पे विज्ञापन में लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नशे की हालत में लोग हैं। मैं इनसे कहूँगा कि अपने घर पे बैठें और प्रगति जो सरकार करना चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, उनको स्थान दें, वो अपनी सरकार चलाएं और देश की। राम जन्मभूमि मार्ग पर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें फर्क साफ है का टाइटल लिखा गया है और एक तरफ भगवान राम टेंट में है की फोटो उसमें लगाई गई है। उस पोस्टर के बाद अयोध्या में लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल सपा के पूर्व राज्य मंत्री और अयोध्या से विधायक रह चुके तेज नारायण पांडे पवन ने कहा है कि बीजेपी वो होर्डिंग्स क्यों नहीं लगा रही है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, बेरोजगार युवकों को हाथ में कटोरा लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी वो होर्डिंग क्यों नहीं लगाती कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में हजारों लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी वो फर्क क्यों नहीं दिखाती कि नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी वो होर्डिंग क्यों नहीं लगाती कि जिसमें 5 सालों में कोई भी एग्जाम नहीं करा पाए, सारे इनके पर्चे आउट हुए, ये इनकी विफलता रही। ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस में इनकी अधिकारियों ने पेट्रोल डालकर बेटी को रात में जलाया, दाह संस्कार किया, ये फर्क क्यों नहीं दिखाती भारतीय जनता पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में कुछ है नहीं, वो खाली फर्जी सवाल खड़े करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में प्रभु श्री राम टाट के अंदर थे और फैसला आने के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में? क्या ये सत्यता नहीं है? तो यदि ये सत्यता है तो मेरी समझ में नहीं आता इसमें प्रश्न किस बात का है। बीजेपी की अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र से अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा गुरुवार को अयोध्या धाम पहुंची। इस यात्रा में लगभग 3 बसों पर सवार होकर 150 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि सरयू पर दर्शन पूजन किया। इस दरमियान अमेठी से अयोध्या आए सभी श्रद्धालुओं को कार सेवकपुरम में भोजन कराया गया। बीजेपी की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से सभी मेहमानों को प्रसाद भी दिया गया। अमेठी से अयोध्या तक की निःशुल्क बस यात्रा 17 दिन चलेगी और इसी के तहत श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली रही कारसेवकपुरम में रहेगी। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु दर्शन पूजन के बाद उत्साहित दिखे और उन्होंने सांसद स्मृति ईरानी का धन्यवाद भी किया। 3 बसें हैं, 3 बसों में 150 की संख्या आई है। आज पहला दिन है और लगभग ये 17 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम रैली चलेगा। हर एक ब्लॉक से 3-3 बसें आएंगी। उसमें राम जन्मभूमि के दर्शन होंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और निःशुल्क भोजन है यहाँ। इसके बाद दीदी की तरफ से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। सुविधा बढ़िया रही। अमेठी सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी के प्रयास से हम लोगों को दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए निःशुल्क पूरी सेवा दी गई है। हम लोग यहाँ करीब 150 के लोगों में 150 लोग लगभग यहाँ पे आए हुए हैं और हमको यहाँ राम जन्मभूमि तथा हनुमानगढ़ी का दर्शन कराया जा रहा है। निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे है। सारी सुविधा हम लोगों को दी जा रही है। राम की नगरी में श्री रामलल्ला के भव्य मंदिर निर्माण को देखने के लिए देश के प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लखा अयोध्या धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री रामलल्ला के दरबार में दर्शन पूजन किया। वहीं मंदिर निर्माण कार्य को देख भजनों से भकान किया कि अयोध्या में एक नया इतिहास रचा गया। प्रभु रामलल्ला के सुंदर भवन का भी शिलान्यास हुआ। काशी में एक आयोजन के दौरान पहुंचे देश के प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा अयोध्या पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। तो वहीं रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई, जिसके बाद सरयू नदी के तट पर भव्य आरती में भी उन्होंने शिरकत की। आज 33 साल के बाद मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, और क्योंकि हमारा ये प्राचीन स्थल है और इसका जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए था। बहुत अच्छा काम हुआ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये देश आज़ाद होते ही होना चाहिए था। खैर, समय समय की बात है। जो भी अच्छा हुआ, मैं अपनी तरफ से सारे
भारतवासियों को विश्व में जहाँ भी श्री राम नाम लेवा है, उनको सबको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। तुम्हें रचा गया एक नया इतिहास, अयोध्या में रचा गया एक नया इतिहास। राम लल्ला, प्रभु राम लल्ला के सुंदर भवन का हुआ है शिलान्यास। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।